कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एरोफॉइल्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एरोफॉइल्स की शेप क्या होती है, वो क्या करते हैं, एरोफॉइल्स तो होता क्या है, हम लोगों ने बेसिक मैकेनिज्म हम लोगों ने देखी एरोफॉइल्स की क्या क्या होती है, और एरोफॉइल्स होते क्या हैं ये भी देखा। आफ्टर दैट हम लोगों ने ड्रैग और लिफ्ट के बारे में देखा। हमने अगर हमारा जो सिलेंडर है वो फ्लो फील्ड के अंदर अगर स्टेशनरी हो, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर जो एक्ट करता है वो सिर्फ एक्ट करता है, क्या एक्ट करता है, फ्रिक्शन ड्रैग, सिर्फ फ्रिक्शन ड्रैग फ्रिक्शन ऐड करता है, और लिफ्ट उस केसेस में होती है जीरो। उसके बाद हम लोगों ने एक मैग्नस इफेक्ट पढ़ा था कि जो इफेक्ट मैग्नस ने देखा था कि जब हम लोग रोटेटिंग सिलेंडर हम लोग फ्लो फील्ड के अंदर रखते हैं तो उससे क्या होता है, एक लिफ्ट जनरेट होती है, लिफ्ट जनरेट होती है फ्लो फील्ड में। अब उसका कल हम लोग देख रहे थे कि मैंने कल इसका रीजन नहीं बताया था तुम लोगों को, आई थिंक मुझे लग रहा है वो सिंपल से रीजन है, कोई बता सकते क्यों होता है ऐसा? सर, ये सर्कुलर शेप में है सर सिलेंडर, इसीलिए। तो लिफ्ट जनरेट होगी सर्कुलर शेप में होगा तो रीजन तो देखो इसका सिंपल है बेसिकली। एक्चुअली क्या है कि फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर को अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो ऊपर वाला सरफेस है इसका, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्लो फील्ड की भी डायरेक्शन वही है और ये भी इसी डायरेक्शन में हमारा रोटेट हो रहा है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एज कंपेरेटिवली वेलोसिटी यहाँ की होती है ज़्यादा एज कंपेरिजन टू बॉटम। बॉटम की वेलोसिटी क्यों कम होती है कि यहाँ पे फ्लो फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और हमारी जो वेलोसिटी मूव हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, जो सिलेंडर मूव हो रहा है। तो ये एक दूसरे को अपोज करते हैं थोड़ा, तो इसलिए यहाँ की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। तो जब नीचे की वेलोसिटी कम हो जाती है तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और आपको पता ही है कि जब जो भी मूवमेंट होता है प्रेशर का वो होता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इसकी वजह से जो एक लिफ्ट को फील करता है सिलेंडर या फिर कोई भी स्फेरिकल पार्ट जब वो फ्लो फील्ड के अंदर मूव करता है। क्लियर है? तो इसलिए एक लिफ्ट यस सर। जनरेट होगी अपर डायरेक्शन में, लिफ्ट। ठीक है ना? just because of pressure difference created in upper and lower part of that cylinder or ball or spherical part. Clear? सेम यही है रीजन तुम्हारा बॉल स्विंग का, बनाना किक का, यही रीजन होता है। ठीक है? तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग अपना डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 5 का, डायमेंशनल एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर साल डायमेंशनल एनालिसिस से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका सेमेस्टर में, ऑलमोस्ट फिक्स्ड है इस पार्ट से एक क्वेश्चन आना ही आना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब लोग अच्छे से पढ़ना है इसको, अच्छे से देखना। मोस्ट प्रोबेबली आज और कल 2 दिन में हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे, नहीं हुआ तो एक लेक्चर हम लोग मंडे को ले लेंगे। हार्डली मंडे तक, मैक्स टू मैक्स मंडे तक हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। देखो अब ओके सर। डायमेंशनल एनालिसिस मेनली है क्या। डायमेंशन एनालिसिस वो मेथड है जो मेथड जनरली हम लोग यूज करते हैं रिसर्च में और डिजाइनिंग में। जनरली ये रिसर्च वर्क में ज्यादा यूज होता है वाला मेथड। रिसर्च वर्क में कैसे यूज होता है बताता हूँ। रिसर्च वर्क और डिजाइन में यूज होता है जनरली। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मानो कि एक बॉल है या फिर कुछ भी चीज है। सपोज करो एक बॉल है, एक बॉल है, तो उस बॉल को किसी ने किक करा, कोई एक है, मुझे देखो इतनी अच्छी ड्राइंग तो है नहीं, मैं फिर भी एक लेग तो बना ही दूंगा उसकी, ऐसे खड़ा हो किक कर रहा उसने किसी का, ज्यादा गंदा बन गया ना ये? चलो छोड़ो, यस। कुछ और ही बना देता हूँ। इसको हॉकी बना देता हूँ, हॉकी तो सही है कोई भी। तो इसको हॉकी से पुश किया, तो जब ये इसको पुश किया हॉकी से तो क्या होगा, ये वाली बॉल आगे की तरफ मूव करेगी। अब मुझे इस बॉल पे फॉर एग्जांपल ड्रैग फोर्स फाइंड करना है, ठीक है?
मुझे इस बॉल पे मुझे ड्रैग फोर्स फाइंड करना है FD। तो अब ड्रैग फोर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या देखूंगा सबसे पहले? अगर सपोज करो मैं रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, रिसर्च में देख रहा हूँ, तो मैं क्या क्या पता करूंगा इसके अंदर कि ड्रैग फोर्स पहले तो ये देखूंगा कि किस किस पे डिपेंड होगा, किस किस वेरिएबल पे डिपेंड होगी। ड्रैग फोर्स इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है ये और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? पहले तो ये चीज देखूंगा ना मैं, डायमेंश किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल डिपेंड करा फोर्स के ऊपर, कितने फोर्स से मैंने इसको हिट किया, हिटिंग फोर्स, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करा सरफेस एरिया ऑफ, एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं होता, सरफेस एरिया ऑफ बॉल। दूसरा डिपेंड करा वेट ऑफ द बॉल, ठीक है। और भी कोई और जितने भी फैक्टर्स है उन पर डिपेंड किया। तो अब मैंने ये तो पता कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट स्टडी से कि मेरा जो ड्रैग फोर्स है वो इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट अगर मुझे इनके बीच की रिलेशंस फाइंड करनी हो, तो मैं, क्योंकि मैं ऐसे तो मैं कह सकता हूँ एफ डी इज द फंक्शन ऑफ एफ एस एंड डब्ल्यू, बट मुझे फॉर्मूला तो नहीं पता ना अभी तक एफ डी का। इससे क्या मैं ड्रैग फोर्स निकाल सकता हूँ? तो नो यहां मैं यूज करूंगा डायमेंशनल एनालिसिस। यहां मैं यूज करूंगा डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि एफ डी इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फॉर्मूला एफ स्क्वायर इंटू एस क्यूब डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, तो ये फॉर्मूला कैसे निकला, किसका स्क्वायर होगा, किसका क्यूब होगा, किसकी पावर 1 होगी, ये हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का बेसिकली काम क्या है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें कि डायमेंशनल एनालिसिस का बेसिकली काम क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस का बेसिकली काम है हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पता करना, कि उनके बीच की रिलेशनशिप क्या होगी। बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। यस सर। कोई क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, कार पे अगर मुझे ड्रैग फोर्स लगाना निकालना है तो कार का ड्रैग फोर्स कैसे निकालूंगा? तो पहले तो ये पता करूंगा कि किस किस फैक्टर्स पे वो उसका ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगा, फिर उन फैक्टर्स के बीच की रिलेशनशिप क्या होगी वो मैं डायमेंशनल एनालिसिस से निकालूंगा, ठीक है। तो बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस है क्या, ये तो आप लोगों को आई थिंक मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डायमेंशन एनालिसिस मेनली करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फंडामेंटल डायमेंशंस पता होनी चाहिए कि हमारी फंडामेंटल डायमेंशंस कौन सी हैं। फंडामेंटल डायमेंशंस होती क्या है वैसे, या जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते थे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यस सर। सर लेंथ, टाइम। मेंटल डायमेंशन नहीं, किन डायमेंशंस को फंडामेंटल डायमेंशंस बोलते हैं? सर लेंथ, टाइम। देखो, फंडामेंटल डायमेंशंस उनको बोलते हैं हम लोग जो फिक्स होती हैं, जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम लोग तोड़ नहीं सकते, जिनको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते किसी चीज में। तो वो डायमेंशंस, जो डायमेंशंस बिल्कुल फिक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल क्या मास को आप ब्रेक कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते हो। बट वहीं पे अगर न्यूटन है, मतलब फोर्स है, फोर्स को ब्रेक कर सकते हो? यस सर। हाँ। तो हमारी फंडामेंटल डायमेंशन मास हो गई, फोर्स नहीं हुई, न्यूटन नहीं है हमारी फंडामेंटल डायमेंशन। सर सिमिलरली लेकिन लेंथ, जो क्या, सर लेकिन लेंथ को तो ब्रेक कर सकते हैं ना। कैसा लेंथ की फंडामेंटल डायमेंशन क्या होती है? मीटर ही तो होती है। अच्छा सर, उसके फर्दर ब्रेक, सॉरी मैं वो दूसरी टाइप कर सकता मीटर को फर्दर ब्रेकअप नहीं कर सकते ना, मीटर को ठीक है आप सर। उसकी क्वांटिटीज चेंज कर सकते हो। मीटर को यस। मिलीमीटर लिख सकते हो, नैनोमीटर लिख सकते हो, बट मीटर तो मीटर ही रहेगा ना। यस। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज सबको पता होगा, यहाँ पे सबने पढ़ा है। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी? फर्स्ट वन लेंथ, टाइम। लेंथ, सेकेंड वन मास, टाइम, मास। लेंथ मास, थर्ड वन टाइम, 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 फोर्थ वन एरिया। एरिया। एरिया, कूलम, वो है टेम्परेचर। सॉरी सर सर, टेम्परेचर। कूलम। वन सेकेंड, हाँ बताओ।
हाँ, तो फंडामेंटल डायमेंशन हमारी कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और Yes. फिफ्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेक्स्ट सिक्स्थ करंट, सेवेंथ लास्ट बची है, बताओ कौन सी है? लुमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यस या सर। लाइट। सर इनकी अमाउंट ऑफ यूनिट, सब्सटेंस मोल वाला है क्या? हाँ, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं? Sir, सिंबल, पहले तो सिंबल बताओ। L. लेंथ का L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N, करंट I और लाइट इलेक्ट्रिक करंट J। सीडी कैंडल। Joule. ठीक है, नेक्स्ट SI यूनिट अगर इनकी देखी जाए तो क्या होती है? Meter. मीटर, मास किलोग्राम, Kilogram. टाइम सेकंड, Second. टेम्परेचर Celsius. केल्विन, Kelvin. केल्विन, केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, करंट एम्पियर, लाइट ऑफ इंटेंसिटी की, लाइट इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। Candle. ये सबको पता है, ठीक है ना? देखो अभी हमारे पास जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में सबकी जरूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ, मास, टाइम, ये तीन डायमेंशंस के हम लोग फंडामेंटल डायमेंशंस का हम लोग यूज करेंगे, बाकी का हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो होती है फंडामेंटल डायमेंशन जो होती है फिक्स। ठीक है, एक और टाइप की डायमेंशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब सेकेंडरी क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? एनीवन? सर जो उन दोनों से बना हुआ हो तो जिसे ब्रेक कर सकते हैं। या फिर क्वांटिटीज which has more than one fundamental dimension। fundamental. कल क्वांटिटी, ठीक है, वो सेकेंडरी और डायरेक्ट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम लोग फोर्स की बात करें, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। इफ वी वांट टू ब्रेक द न्यूटन देन वी नो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kilogram. क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी, तो अगर हम लोग न्यूटन को अगर ब्रेक करना चाहे, मास तो मास रहेगा, ग्रेविटी क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर m, मीटर मतलब सॉरी लेंथ L, Length L. Time in. m L अपॉन टी स्क्वायर। और हम लोग कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, की जो डायमेंशन होती है mL/t-2। अब देखो यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को जोड़ के बनता है 1 न्यूटन। ठीक Yes. है, तो दीज टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड सेकेंडरी क्वांटिटीज, जो कि एक से ज्यादा चीजों से डराइव। बात क्लियर है? Yes. यहाँ तक कुछ पूछ रहा था कोई? कुछ क्वेश्चन था किसी का? नहीं सर। No sir. No. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपनी, डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है?
देखो डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब है कि जो दोनों, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने देखा F इक्वल्स टू एम ए, यहाँ पे देखा F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो जो दोनों साइड है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मास इनटू एक्सेलरेशन, इन दोनों की अगर डायमेंशंस, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की, समझना क्या कह रहा हूं मैं, अगर दोनों की फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर जो पावर है वो दोनों साइड सेम होंगी, तो वो इक्वेशन होगी डायमेंशनल होमोजेनियस। लिख के दिखाता हूं तुम्हें। इट मीन्स the dimension of each terms, the dimension of each term in an equation on both sides is equal. Thus, if the dimension of each term, if the dimension of each term on both sides of equation is same, then equation is डायमेंशनल होमोजेनियस। बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे बताओ। यस So dimension is same मतलब हाँ, क्या कहना चाह रहा है वो, इस चीज को मैं बताता हूँ। अगर इसको और इजी लैंग्वेज में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, द पावर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस विल बी आइडेंटिकल। ठीक है, पावर्स ऑफ फंडामेंटल dimensions on both side of equation will be identical। तो जहां पे ये एग्जिस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग डायमेंशनल होमोजेनियस इक्वेशन। एग्जांपल में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑरिफिस में जब हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था v इक्वल्स टू √2gh, अगर आप लोगों को याद हो तो। yes sir। याद है ना? तो हम लोग डायमेंशनल होमोजेनिटी की बात करते हैं। तो मैं अगर पहले एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, LHS हमारी वेलोसिटी है v की डायमेंशन क्या होती है, LT - 1। LT - 1 ठीक है ना, LT - 1 है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब मीटर का होता है लेंथ, सेकंड का होता है t, तो LT - 1। ठीक है, और RHS क्या है हमारा, √2gh। अब 2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो 2 को तो छोड़ दिया हम लोगों ने। g की क्या डायमेंशन होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब L/t²। गलत तो नहीं लिखा, इनटू L। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसको L² /t² का अंडर रूट, या फिर L/t, या फिर LT - 1। ठीक है, तो अब हम लोग इससे ही हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। yes sir। सर और इसका कोई एग्जाम्पल ही तो था, और क्या था ये तो एक है सर, और कुछ कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सब में ही होता है। सर? ये सब तो में सारे अगर, में तो अगर है सब में, अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी इक्वेशन में, तो हम लोग उसको डायमेंशनल
होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो डायमेंशनल होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगी। तो पहली वाली इक्वेशन में, पहली वाली डेफिनेशन में कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल। Thus, if the dimension of each term on both sides of the equation is same, then the equation is dimensional homogeneous. सेकेंड पार्ट में उसी को थोड़ा सा घुमा के और बोल दिया कि फंडामेंटल डायमेंशंस की पावर बोथ साइड इक्वल होगी तो वो डायमेंशनल होमोजीनियस होगा। Yes. बात एक ही है दोनों चीज की। Yes. ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल होमोजीनियस इक्वेशन। बात क्लियर है? कुछ भी उठा के देख सकते हो आप, कोई भी इक्वेशन उठा के देख सकते हो आप लोग हाँ को। सर सारी डायमेंशनल होमोजीनियस इक्वेशन अगर है तो डायमेंशनल होमोजीनियस इक्वेशन है, वरना नहीं। लेकिन कुछ टर्म्स होती हैं जिसमें नहीं भी होती, उसको हम लोग डायमेंशनल होमोजीनियस बना देते हैं। ठीक है, Yes. तो डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए, हाँ, और एक चीज और है, वो मैं बोलता नहीं, तुम लोगों को भी रह गई, कि इसमें ये सिस्टम्स पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एल कब लिख रहा हूं लेंथ को, जब हमारी लेंथ की एसआई यूनिट हमें गिवन है मीटर। फॉर एग्जाम्पल, किसी केस में मैंने मीटर की जगह आपको अवेलेबल करा दिया mm, और आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। 1000। ठीक है, तो अब आपके पास डायमेंशन mm है, तो अब आप क्या यूज करोगे लेंथ की जगह? लेंथ का सिंबल क्या यूज करोगे? एल यूज करोगे या फिर 0.011 कुछ करके यूज करोगे? सर एल ही यूज अब करेंगे। अब भी आप एल ही यूज करोगे। Yes. अब भी आप एल ही यूज करोगे, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है और किलो न्यूटन है और मेगा न्यूटन है, अगर मैं फोर्स को डाइन लिख देता हूं, डाइन, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है ना, ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, तो फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है, तब भी मैं इसकी डायमेंशन, डाइन की अगर डायमेंशन लिखूंगा तो डाइन की भी डायमेंशन MLT-2 ही होगी, जो कि न्यूटन की होती है। बात क्लियर है? और अगर इसको हम लोग एक लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट। डायमेंशनल formula of any physical quantity is not depend upon system of unit। यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल डायमेंशन, सेकेंडरी डेरिवेटिव की सेकेंडरी डायमेंशंस कौन सी होती हैं, डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब क्या है। ठीक है, ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग यहाँ मेन चीज ये है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, डायमेंशन एनालिसिस के दो मेथड है, एक तो रेली मेथड है, एक बकिंघम पाई थ्योरम। रेलिक्स मेथड, दूसरा बकिंघम पाई। पाई थ्योरम। तो एक एक करके तो मेथड को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं रेलिक्स मेथड की। रेलिक्स मेथड, रेली इसको रिलाई मेथड भी बोलते हैं।
मतलब है तो रिलीक्स मेथड और प्रोनाउंसिएशन में इसको रिलाई मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये इस मेथड की क्या है कि थोड़ी सी सबसे पहले एक प्रॉब्लम है इस मेथड की, क्या कि ये मेथड जो होता है ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे से 3 वेरिएबल हो और मैक्स टू मैक्स 4 वेरिएबल। बट अगर इससे ज्यादा वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल में सबसे बेस्ट मैक्स टू मैक्स 3 हो या फिर 4 हो, 3 से 4 वेरिएबल होंगे, ये मेथड अप्लाई तभी होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर हमारे 3 से 4 होंगे तभी ये मेथड ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा, वरना ये मेथड ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। ठीक है, अब वेरिएबल्स भी जो होते हैं वो 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब पता क्या होता है? सो डिपेंडेंट जो चेंज हो दूसरे के इन्फ्लुएंस से। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल कि जो डिपेंड करे किसी और वेरिएबल पे। ठीक है, जैसे किसी और वेरिएबल में चेंज हुआ तो उसकी वैल्यू में भी चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू में भी चेंज, डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल। यहां पे नॉट डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल। एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुम लोगों को ध्यान हो, जब स्टॉक्स लो पढ़ा था हम लोगों ने, स्टॉक्स लो में बताया था ड्रैग इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, विस्कोसिटी और डाया। ठीक है, तो जो ये ड्रैग फोर्स है एफ डी, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जो कि किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है? वी, यू और डी। और वी, यू और डी कौन से वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब वी, यू और डी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बट अगर ये वी, यू और डी चेंज हो गए तो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो रिलाई मेथड में क्या होता है? रेली मेथड ने क्या कहा, अगर सपोज करो मेरे एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड करता है x1, x2, x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ x1, x2, x3। ठीक है, और इसको हम लोग और अच्छे से लिखेंगे तो x इज द k है कांस्टेंट यहाँ पे, k x1 की पावर a प्लस x2 की पावर b एंड x3 की पावर c। वेरस x1, x2, x3 क्या है? क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डायमेंशनल फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्म, मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। डायमेंशनल फॉर्म। तो अभी क्या करना है हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे, इसकी डायमेंशनल फॉर्म को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की डायमेंशनल फॉर्म के साथ इक्वेट करेंगे और वहां से वैल्यू निकालेंगे हम लोग ए बी और सी की, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे और वहां से हम लोगों को फिर फॉर्मूला पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। बात क्लियर है?
अब एक सबसे बेस्ट समझने का तरीका है एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रिलाई मेथड पे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसके न्यूमेरिकल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब तो बाकी समझने के लिए था सारी चीजें, एक बार डायमेंशनल होमोजेनिटी की डेफिनेशन पूछ लेता है बस। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, लिख देता हूं यहाँ पे मैं, द टाइम पीरियड of simple pendulum depends upon the length of the simple pendulum and acceleration due to gravity find the expression for time period of simple pendulum। ठीक है, मतलब उसने क्या कहा, जो टाइम निकालना है, टाइम पीरियड निकालना, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? टाइम पीरियड सर। सर लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिपेंडेंट वेरिएबल तो मेरा टाइम पीरियड। dependent हाँ, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और इंडिपेंडेंट क्या है मेरा, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब उसने कहा कि इनके बीच में रिलेशन फाइंड करनी, तो मैं रिली मेथड यूज करता हूँ, क्योंकि 2 से 3 से 4 वेरिएबल के लिए मैंने पहले कहा कि रिली मेथड ज्यादा सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, टी इज द फंक्शन ऑफ एल एंड जी। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम पीरियड इज द फंक्शन ऑफ, इसके कांस्टेंट लगाते हैं सी, एल की पावर ए और जी की पावर बी। ठीक है, तो अब हम लोग इनके डायमेंशन देखते हैं। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है? ठीक। टाइम पीरियड की डायमेंशन तो टाइम ही रहेगी ना, टाइम की डायमेंशन टाइम होगी, तो t इज इक्वल टू c की तो कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? l ही रहेगी, l की पावर a। g की डायमेंशन क्या होती है? g की डायमेंशन LT -2 lt -2, तो lt -2 की पावर b, सही है ना? तो एल को हम लोग सारा एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी? यहाँ पे डायमेंशन होगी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, यही। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं l की पावर a, ऐसे लिख लो, l की पावर, पहले l की पावर a प्लस बी, सर a प्लस बी ठीक है, और t की पावर -2b -2b। तो अगर इक्वेट करें दोनों साइड को, मैं l की पावर a प्लस बी इक्वल्स टू 0। yes sir। तो हम लोग ऐसे यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखो -2b इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं, t की पावर।
तो माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1, और वी कैन से दैट b इक्वल्स टू -1/2। तो अगर b इक्वल्स टू -1/2 है तो a इक्वल्स टू क्या हुआ? सर 1 1/2 by 2. a हो गया 1/2। ठीक है, तो पुट कर देते हैं हम लोग, हमने तो अभी करा तो था ही ना, पुट कर देते हैं हम लोग। तो क्या है हमारी इक्वेशन, क्या थी? t इक्वल्स टू c और l की पावर a और g की पावर b। तो कर देते हैं हम पुट। तो t इक्वल्स टू c, l की पावर a कितना था? a कितना है? 1/2, l की 1/2 पावर 1/2 और g की पावर -1/2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? सर t C इक्वल्स L टू by c G अंडर रूट। l/g अंडर। c हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे। आ गया? समझ में आया कैसे, क्या रेली मेथड क्या होता है? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखते हैं। One second. फाइंड एक्सप्रेशन, यही लिख दूं या नेक्स्ट लाइंस पेज से करता है? Find expression of the power developed by the pump when P depends upon the head H, the discharge Q, and the specific weight of the fluid, and the specific weight W of the fluid। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है यहाँ? सर 1 डिपेंडेंट तो एक ही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? पावर P इज P पावर। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इसके अंदर? सर H Q and W। H हेड, Q डिस्चार्ज एंड W स्पेसिफिक वेट। तो वी कैन से दैट पावर इज द फंक्शन ऑफ H, Q एंड W। Yes, sir. ठीक है ना, बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग डायमेंशंस देखते हैं, तो पावर की डायमेंशन क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? सर ML2 T-3 Yes, ml2 sir. t-3। T-3 चलो इतना तो मुझे याद नहीं होता, मैं तो निकाल लेता हूँ। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन वर्क अपॉन टाइम। टाइम। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ds। Displacement. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स क्या होता है? Time. मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास की मुझे यूनिट पता है क्या है? m। और एक्सेलरेशन की M. क्या है? LT एक्सेलरेशन की -2
एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट की क्या है एल डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। गलत तो नहीं करी मैंने? नो नो सर। ठीक है ना। चलो, तो ये तो होगी मेरी डायमेंशन ऑफ पावर। अब मैं डायमेंशन हेड की, एच की डायमेंशन तो मुझे पता है क्या होगी, हेड क्या होता है मीटर में होता है, तो L मीटर मतलब एल होगी। चलो, क्यों होता है, क्या डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है वॉल्यूम पर यूनिट, sir, L3 up T minus 1. वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। टाइम। तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है L एल क्यूब, टाइम L हुआ क्यूब। टी, तो एल क्यूब टी माइनस 1 और स्पेसिफिक वेट क्या होता है, सर याद नहीं है सर. वेट पर यूनिट वॉल्यूम। रेशियो स्पेसिफिक वेट होता क्या है वैसे, याद है नहीं है? रेशियो वेट होता पर है। यूनिट वॉल्यूम। Wait for the end. स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, गुड। वेट, वेट मतलब मास इनटू ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट क्या होता, मास की तो m होगी, ग्रेविटेशन हो गया एल टी माइनस 2 और T वॉल्यूम हो minus गया एल क्यूब। तो क्या हुआ m एल माइनस L टू T minus 2. टी माइनस 2, ठीक है। ये सारी डायमेंशंस निकल के आ गई हमारी, तो पुट कर देते हैं। Yes. चलो, एम एल स्क्वायर इक्वेट करके m, हम लोग कैसे कर लें इसको फिर, p इज इक्वल टू c, क्या था, h की पावर a, q की पावर b, w की पावर c, ऐसे कर लेते हैं। h की पावर a, q की पावर b, w की पावर c। तो p क्या था हमारा पावर, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, सी एच क्या है मेरा एल, एल की पावर ए, क्यू क्या है मेरा डिस्चार्ज एल क्यूब टी So L टी cube माइनस minus 1. बी, और स्पेसिफिक वेट क्या आया था हमारा एम एल माइनस 2 और टी माइनस 2 की पावर सी। सही है ना, गलत तो नहीं करा? No sir. चेक करते रहे ना, मैं बीच में गलत कर देता हूँ। तो इक्वेट करते हैं हम लोग एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इज इक्वल टू सी। एम तो यहाँ पे बस एक ही है, तो एम की पावर सी, ठीक है। L square. एल क्या है, एल की पावर ए प्लस 3b माइनस 2c। Plus 2 minus गलत गलत तो नहीं करा ना, देख लो एक बार, सर सही. ठीक है. ठीक है। और t की पावर क्या है मेरी, माइनस b माइनस 2c, Minus 2. ठीक है ना। तो इक्वेट करने पे, और इक्वेट करने पे क्या आया, c इक्वल्स टू तो आ गया 1, सिंपल, और a प्लस 3b माइनस 2c आ गया मेरा इक्वल्स टू 2, और माइनस b माइनस 2c इक्वल्स टू माइनस 3। सही है ना। यस सर. सही. तो जब c इक्वल्स टू 1 था, तो हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो माइनस b माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो माइनस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 1 भी आ गया। गलत तो नहीं करा मैंने? Yes sir. No सही है. तो b इक्वल्स टू 1 आ गया, c इक्वल्स टू 1 आ गया, और इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन में। तो a प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो क्या है, a प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो माइनस 2 इधर जाके कितना हुआ, या 1, तो a की वैल्यू भी 1 आ गई है। तो यस सर. Yes sir.
आ गई ना वन? यस तो सर। Yes, अब sir. तो अगर हम लोग पावर पुट की वैल्यू पुट करना चाहते तो P क्या हुआ हमारा? C H की पावर 1 H Q W, ये हमारी रिलेशन बनी पावर की। और ये रिलेशन आप जानते हो अच्छी तरह से, हम लोगों ने ध्यान है जब हम लोगों ने प्रेशर पावर इन पाइप्स हम लोगों ने फाइंड किया था, तो हम लोगों ने पावर इन पाइप का फॉर्मूला क्या था? रो जी क्यू एच। जी ये पावर इन पाइप का फॉर्मूला था, एच हेड था, क्यू डिस्चार्ज था, रो डेंसिटी और जी ग्रेविटी। ये हम लोगों ने डराइव किया है जब हम लोग यस पावर डेवलप्ड बाय द पाइप्स पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है 2 और 3 वेरिएबल का तो बहुत ईजी है, आप लोग आराम से रेलिंग मेथड लगा के आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जब 4 वेरिएबल का आ जाता है तब थोड़ा सा हो जाता है टिपिकल रेली मेथड यूज करना, और 4 से ज्यादा आ जाएगा तब तो और ज्यादा टिपिकल हो जाएगा रेली मेथड यूज करना। तो तब इन सब चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं बकिंगम पाई थ्योरम। बकिंगम पाई थ्योरम, तो 4 वेरिएबल वाला और बकिंगम पाई थ्योरम हम लोग कल देखेंगे। प्रॉब्लम आज के लेक्चर में? प्रॉब्लम नहीं? नो सर। आकांक्षा